हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट्स कवर अप कर रहा हूं और आज हम जो अमेंडमेंट कवर करने जा रहे हैं वो अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इस चैप्टर के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स रिलीज की है अभी अपनी वेबसाइट पर, उन अमेंडमेंट्स की अकॉर्डिंग सिर्फ एक अमेंडमेंट है जो रूल नंबर 6 के अंदर आती है, बट इन एक्चुअल देयर आर 3 अदर टॉपिक्स जिनके अंदर चेंजेस हुए हैं, बट इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट्स में या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। तो क्या वो चेंजेस हैं और जो एक्चुअल अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने डाली है, एक अमेंडमेंट, उसकी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। मैं आपको पहले तो जो इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट्स हैं वो दिखा रहा हूं। ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, जिसमें अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, चैप्टर नंबर 1 के रिलेशन में सिर्फ एक अमेंडमेंट है जिसको कवर अप किया गया है, एंड दैट अमेंडमेंट इज ऑफ रूल नंबर 6। जो एग्जिस्टिंग रूल था उसको हटाकर नया रूल आया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। रूल 6 ये कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 5th अमेंडमेंट रूल 2019 के थ्रू सब्स्टिट्यूट हुआ। देयर आफ्टर यही रूल 6 फिर लेटर ऑन कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल 2020 के थ्रू चेंज भी हो गया, और उसके बाद फर्दर कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 2nd अमेंडमेंट रूल 2020 के थ्रू फिर चेंज हो गया। तो रूल नंबर 6 की अमेंडमेंट्स है जो इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट्स का जो नोट इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है उसके अंदर कवर की गई। एक ही रूल है, रूल 6, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी इन्होंने डाली है। बिसाइड्स दिस, मैंने आपको जो अमेंडमेंट के नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स में मैंने 4 टॉपिक को कवर अप किया है। एक छोटा सा पॉइंट जो है रेजिडेंट डायरेक्टर्स के रिलेशन में है। दूसरा पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेशन में रूल नंबर 6 जो अभी मैंने आपको इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट नोट्स में भी दिखाया। तीसरा पॉइंट डायरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर रूल नंबर 11, रूल नंबर 12A, रूल नंबर 12B, उसके चेंजेस हैं। और देयर आफ्टर एक नए रूल जो मिनिस्ट्री ने इशू किए थे, दैट इज कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019। नाउ अब जब हम इन सारी अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो रूल्स के रेफरेंस में इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी नोट्स के थ्रू पहले ही ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि रूल्स एग्जाम में वही पूछे जाएंगे जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में या एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू इंस्टीट्यूट आप लोगों को बताता है। तो नाउ अब क्या ये रूल सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? जब ना तो स्टडी मटेरियल में है ना ही एकेडमिक अपडेट में डाले, तो मुझे नहीं लगता ये रूल आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे। बट मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है डाटा बैंक के ऊपर, कंप्लीट वीडियो सेक्शन 150 डाटा बैंक रूल नंबर 6 एंड कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019। तो उस वीडियो में ये वाले रूल्स को भी मैंने कवर अप किया हुआ है, तो ये वाला पार्ट बेशक आप उस वीडियो में से स्किप कर सकते हैं। अब जो बाकी चीज बची, इस चैप्टर में मैंने 3 टॉपिक की अमेंडमेंट्स और कवर की हुई हैं जो इंस्टीट्यूट के ना तो स्टडी मटेरियल में है और ना ही जो एकेडमिक अपडेट अमेंडमेंट्स का इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है उसके अंदर है। तो दैट मीन्स
आप बची हुई अमेंडमेंट्स को इस चैप्टर की छोड़ भी सकते हैं, बट सेफर साइड के लिए मैं इन अमेंडमेंट्स को आप लोगों को कवर करा रहा हूं। अब उसके बाद डिसीजन आपने लेना है कि एग्जाम पर्पस के लिए आप इन अमेंडमेंट्स को कवर करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की फर्स्ट अमेंडमेंट की आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, और वो रेजिडेंट डायरेक्टर्स के केस में अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 11/2020, और इशू किया था 24 मार्च 2020 को। ऑब्जेक्टिव था कि कोविड-19 के थ्रेट्स को देखते हुए कुछ मेजर्स लिए गए थे, जिसमें एक मेजर ये था कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 यदि मिनिमम रेजिडेंसी ऑफ 182 days or more in a year at least by one director of the company यदि फुलफिल नहीं भी होती है तो इसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी इन इंडिया for a period of at least 182 days by at least one director of every company under section 149 of Companies Act 2013 shall not be treated as a non-compliance for the financial year 1920. It means कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर 1819 का आता है या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 का आता है, तो रिक्वायरमेंट है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के केस में एटलीस्ट वन डायरेक्टर 182 डेज या उससे ज्यादा का पीरियड इंडिया में रिजाइड करेगा, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो। बट न्यू कंपनी के केस में प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट का प्रोविजन अप्लाई होगा। ये तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ही है, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ये अप्लाई होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1819 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021। बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ये एक रिलैक्सेशन दी गई है बाय द मिनिस्ट्री थ्रू द सर्कुलर नंबर 11/2020 डेटेड 24 मार्च 2020। तो एक तो ये छोटी सी अमेंडमेंट थी ऑफ द रेजिडेंट डायरेक्टर। नंबर 2, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके डाटा बैंक के अंदर चेंजेस आए थे, डाटा बैंक के प्रोविजन में। इनका एक अलग से कंप्लीट वीडियो अराउंड 1 आवर का वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें सेक्शन 150 के अंदर जो डाटा बैंक के प्रोविजंस थे उनकी बात, देयर आफ्टर रूल नंबर 6 जो सब्स्टिट्यूट हुआ था नया रूल, और जो रूल 6 सब्स्टिट्यूट हुआ था उसके अंदर जो पीरियड चेंज हुआ था, पीरियड कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो इंस्टीट्यूट ने अपने एकेडमिक अपडेट में दिया है। इनिशियली इसके अंदर जो पीरियड आया था वो आया था 3 मंथ का पीरियड कंप्लायंस करने का, एप्लीकेशन फाइल करने का। उसके बाद फिर रूल के थ्रू 3 मंथ को चेंज करके 5 मंथ किया गया था, फिर 5 मंथ को चेंज करके 7 मंथ कर दिया गया था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जून 2020 में 7 मंथ को इंक्रीज करके वापस से 10 मंथ कर दिया गया है, 10 मंथ कर दिया गया है। और तो इसमें काफी अमेंडमेंट्स हैं, बट आपके एग्जाम के लिए फॉर द नवंबर 2020 एग्जाम 7 मंथ का पीरियड है जो एप्लीकेबल होगा। तो मैंने अपने नोट्स के अंदर जो आपको पीरियड लिख करके दिया है वो सिर्फ 7 मंथ का ही पीरियड लिख कर दिया है, जो आपको याद रखना है। सो डाटा बैंक के लिए आप अलग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, रूल नंबर 6 देख सकते हैं, और उसी रूल वीडियो में कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल 2019 को भी मैंने कवर अप किया हुआ है, उसको आप छोड़ देना। वीडियो देखना चाहें 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा तो देखना चाहें देख लें, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सेफली स्किप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर। एक नया रूल आया रूल 12A और एक रूल आया रूल 12B। दोनों ही रूल ना तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर कर रखे हैं
और ना ही जो ये एकेडमिक अपडेट इंस्टीट्यूट ने इशू किया है इसके अंदर है। एकेडमिक अपडेट के अंदर यदि आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में पहला टॉपिक कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2019, जिसमें रूल नंबर 6 की डिस्कशन की गई है। पॉइंट नंबर 2, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट रूल्स 2020, जिसके अंदर अगेन रूल नंबर 6 के अंदर जो चेंजेस हुए थे उनको डिस्कस किया गया है। देन कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेकंड अमेंडमेंट रूल 2020, इसके अंदर भी जो रूल नंबर 6 में चेंज आए थे उनको कवर अप किया गया है। सो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ रूल 6 के चेंजेस को आपको कहा है कवर अप करने के लिए, बट इसके अलावा जो चेंज आया है वो चेंज है रूल नंबर 12A का, रूल नंबर 12B का एंड साइमल्टेनियसली रूल नंबर 11 का भी, रूल नंबर 11 का भी। लेकिन रूल नंबर 11 करने का चेंज करने से पहले आपको रूल नंबर 12A पढ़ लेना चाहिए। यदि रूल 12A पढ़ लेंगे आप तो रूल 11 का जो चेंज आया है वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। रूल 12A क्या कहता है? इसने कहा कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, every individual who holds a DIN as on 31st March of a financial year, कोई भी इंडिविजुअल जो एक कंपनी में डायरेक्टर है, डिन होल्ड करता है, देन वो एक ई फॉर्म डायरेक्टर KYC का, दैट इज ई फॉर्म DIR3 KYC फॉर द सैड फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एंड हुआ है कब, 31st ऑफ मार्च को, आपको एक ये फॉर्म सबमिट करना है किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30th सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करता हूं, 30th सितंबर 2019 तक सबमिट करना है, बट इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 14th अक्टूबर 2019 तक। यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करता हूं, 30th सितंबर की जगह इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 5th अक्टूबर 2018 तक। 30th सितंबर 18, 30th सितंबर 2018 की जगह इसकी जो डेट है वो 5th ऑफ अक्टूबर 2018 कर दी गई। अब चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920, इसके लिए 30th सितंबर 2019 तक, सॉरी 20, 30th सितंबर 2020 तक आपको यह फॉर्म सबमिट कराना है। अब मान लीजिए यदि एक पर्सन ऑलरेडी 17-18 में या 18-19 में ये फॉर्म ऑलरेडी सबमिट करा चुका है, तो क्या ये फॉर्म दोबारा से सबमिट करना है? दोबारा सबमिशन की रिक्वायरमेंट तब आएगी यदि इस इंडिविजुअल का ईदर मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है। तो यदि इस इंडिविजुअल का पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है, देन तो आपको ये DIR3 KYC दोबारा से फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल कह रहे ना मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर चेंज हुआ, ना मेरा ईमेल आईडी चेंज हुआ, तो क्या एवरी ईयर मुझे ये काम करना पड़ेगा, KYC अपडेट कराने पड़ेंगे? नो। फिर इस रूल ने कहा आप सिंपल एक वेब फॉर्म यूज करिए, DIR3 KYC वेब, और उसके थ्रू सबमिशन कर दीजिए, हम कंप्लायंस मान लेंगे। तो ये अमेंडमेंट आई थी कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, थर्ड अमेंडमेंट रूल 2019, 25 जुलाई 2019 से इफेक्टिव हुई थी, जिसमें कहा गया वेयर एन इंडिविजुअल
हु हैज ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म DIR3 KYC इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए मैं 17-18 के लिए डिपॉजिट करा चुका हूं, उसके बाद 18-19 में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया तो ठीक है, आपका काम DIR3 KYC वेब से चल जाएगा। 1920 में कोई चेंज नहीं आया, 2021 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, आप एवरी ईयर क्या करें, DIR3 KYC वेब फॉर्म थ्रू द वेब सर्विस ऑफ MCA अपना ये सबमिशन दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पर्सनल मोबाइल नंबर में एक एंड ईमेल एड्रेस में दो जगह पर कोई चेंज आ गया तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, DIR3 KYC फाइल करना पड़ेगा, DIR3 KYC फाइल करना पड़ेगा। तो नाउ अब देखो कि ये रूल 12A इसने प्रोविजन क्या दिया। इसने सिंपली कहा आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फॉर्म DIR3 KYC सबमिट करना पड़ेगा यदि आप डिन नंबर होल्ड करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में यदि आप डिन नंबर होल्ड करते हैं तो आपको यह फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। कब तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो 30 सितंबर आएगी तब तक। मैं अपने एग्जांपल में ले लेता हूं फाइनेंशियल ईयर 1920, तो 30 सितंबर 2020 तक मुझे ये DIR3 KYC देना है। बट यदि मैं पिछले साल ऑलरेडी DIR3 KYC भर चुका हूं देन ओके, यदि ये ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं आप, ऑलरेडी सबमिटेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, ओके, तो क्या अब भी मुझे दोबारा देना है? फिर दो चीजें हो जाएंगी, क्या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई चेंज है? यदि चेंज है तो आपको फिर दोबारा से DIR3 KYC फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कहते हैं कोई चेंज नहीं है देन आप वेब सर्विस को यूज करके DIR3 KYC वेब फॉर्म कर सकते हैं। यह अमेंडमेंट है रूल नंबर 12A के अंदर। नाउ अब मैं आपको कह रहा हूं रूल नंबर 11 देख लीजिए। रूल नंबर 11 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर है। रूल नंबर 11 मैं वो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से ही दिखाता हूं। रूल नंबर 11 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर गिवन है पेज नंबर 1.15 पर, और इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाइए। इसका लास्ट पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन, ये क्या करेंगे, ये एक डायरेक्टर के डिन नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट कर देंगे कब, यदि इंडिविजुअल ने DIR3 KYC फाइल नहीं किया तो। अब जब रूल 12A चेंज हुआ तो DIR3 KYC के साथ एक नया फॉर्म भी तो आ चुका है, दैट इज DIR3 KYC वेब। तो यहां पर रूल 11 में भी चेंज आया, पर्टिकुलर्स इन ई फॉर्म DIR3 KYC और DIR3 KYC वेब एज द केस में बी, एज द केस में बी। तो रूल 11 के सब रूल 2 में आप ये एक एडिशन और कर लीजिएगा। यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं किया ये चेंज, या तो वो उनके माइंड से स्किप हो गया, बट क्योंकि ये चेंज हो चुका है तो इंस्टीट्यूट को कर देना चाहिए था। नाउ इसके बाद जब ये डीएक्टिवेट कर दिया तो ये दोबारा से कब एक्टिवेट करोगे, जब आप DIR3 KYC
या DIR3 KYC वेब, आप क्या करें, आप इसको वापस इंटीमेट कर दें। वापस तो नहीं, आपने किया ही नहीं था जब रिक्वायरमेंट थी, तो जो फेलियर था आप उस फेलियर को खत्म करके DIR3 KYC या DIR3 KYC वेब एज द केस में भी उसको फाइल कर दें। द डीएक्टिवेटेड DIN शैल बी रीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर। अच्छा, यहां पर भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इन्होंने DIR3 वर्ड यूज कर लिया। DIR3 वर्ड थोड़ी आना था, DIR3 KYC आना था, और इसके साथ साथ क्या लिखा जाना था, और DIR3 KYC वेब एज द केस में बी इज फाइल्ड along with the fees as prescribed। तो रूल नंबर 11 के सब रूल 2 में और सब रूल 3 में ये चेंज भी आया है। ये चेंज ना तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कर रखा था, और ना ही उन्होंने एकेडमिक अपडेट्स के अंदर ये चेंजेस उन्होंने बताया है। मैं आपको इंस्टीट्यूट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी ये चेंजेस आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है रूल नंबर 11 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। इसके रूल नंबर 2 में द सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर सो एंड सो शैल डीएक्टिवेट द DIN नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इंटीमेट हिज पर्टिकुलर इन ई फॉर्म DIR3 KYC, और इसके बाद ये वर्ड और आ गए हैं। ये वर्ड आप लिख लीजिएगा, बेशक स्टडी मटेरियल में नहीं है और ना ही इंस्टीट्यूट के एकेडमिक अपडेट्स में है। और द वेब सर्विस DIR3 KYC वेब एज द केस में बी, एज द केस में बी। और फिर रूल नंबर 3 में जो इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज कर रखा है वो बाय मिस्टेक DIR3 है। पहले तो आप उसके आगे KYC वर्ड लगा लेना और उसके आगे ये वर्ड और लगा लीजिए, और द वेब सर्विस DIR3 KYC वेब एज द केस में बी। सो रूल 12A, क्योंकि DIR3 KYC के साथ साथ उसने अब आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए DIR3 KYC वेब की फैसिलिटी दे रखी है। यदि मोबाइल नंबर और पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में कोई चेंज नहीं आया, तो आप DIR3 KYC वेब को यूज कर सकते हैं इस सर्विस को। तो रूल 12A इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन उस स्टडी मटेरियल में बेशक गायब है, लेकिन रूल नंबर 11 स्टडी मटेरियल में है और इसके अंदर ये चेंज है। और चेंज में क्या वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड, और द DIR3 KYC वेब एज द केस में बी, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 तो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, बस उसके बाद 12 के आगे इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया सेक्शन 160 का। तो जो 12A है, ना तो स्टडी मटेरियल ने दिया और ना ही रूल 12A को एकेडमिक अपडेट में कवर किया गया। देयर आफ्टर 12B, ये भी एक रूल 12B, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट रूल्स 2019 16 मई 2019 से इफेक्टिव हुआ था। बट क्यों नहीं इंस्टीट्यूट ने कवर किया, वो इंस्टीट्यूट ही बता सकता है, बट मैं आपको ये रूल करा रहा हूं, एग्जाम के लिए आपको इसको कवर अप कर लेना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशंस तो यही है। चलिए रूल नंबर 12B पर चलते हैं। रूल नंबर 12B क्या कहता है, इसने कहा यदि कोई कंपनी गवर्नड है बाय रूल 25A ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 से। अच्छा, तो अब आपको रूल 25A का पता होना चाहिए। एज पर रूल 25A, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने दिया है, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2017, उसको एक ई फॉर्म एक्टिव सबमिट करना था अप टू
15 जून 2019 तक। Companies incorporated till 31st December 2017, they were required to submit e-form active on or before 15th June 2019। जिस कंपनी के डायरेक्टर ने इस ई फॉर्म को नहीं भरवाया, जिस कंपनी ने भी इस फॉर्म को नहीं भरवाया, रिजल्ट उस कंपनी के सारे डायरेक्टर के डिन नंबर को मार्क कर दिया जाएगा एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड क्या होगा? डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी। डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी, ये मार्किंग कर दी जाएगी ऐसे डायरेक्टर्स के डिन नंबर के साथ जिन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं और उन कंपनीज ने एक्टिव फॉर्म ई फॉर्म 15 जून 2019 तक फिल नहीं करा। आगे, वेयर द डिन ऑफ ए डायरेक्टर हैज मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी, तो डायरेक्टर्स आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आप एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएं। और एप्रोप्रिएट स्टेप्स किस लिए? फाइलिंग ऑफ एक्टिव फॉर्म। सच डायरेक्टर शैल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट all companies governed by Rule 25A, where such director has been appointed, file e-form active। वो एक्टिव फॉर्म फाइल कर दे कंपनी, एंड जैसे ही एक्टिव फॉर्म फाइल होगा, देयर आफ्टर डिन नंबर ऑफ सच डायरेक्टर शैल बी मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लायंट कंपनी। अब ये एक्टिव फॉर्म क्या है? ये बेसिकली जैसे शेल कंपनीज की बात होती है कि बड़ी सारी कंपनीज बना ली गई लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्टेंस नहीं है, या किसी छोटे से कमरे में कोई रजिस्टर्ड एड्रेस दिखा दिया गया और वहां पर ताला लगा रहता है, कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी डमी कंपनीज, शेल कंपनीज, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फॉर्म का नाम ही देखें तो क्या है? एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। तो इस पर्पस के लिए इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो कंपनीज 31 दिसंबर 2017 तक इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनको 15 जून 2019 तक इस फॉर्म को फाइल करना था। जिन कंपनीज ने फॉर्म फाइल कर दिया, इट्स ओके। जिन कंपनी ने ये फॉर्म फाइल नहीं किया, उन कंपनीज के डायरेक्टर के डिन को मार्क कर दिया जाएगा एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी, और फिर उनको एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाने हैं टू एंश्योर कि ये जो उनका जो एक्टिव फॉर्म है, जिन कंपनीज में डिफॉल्ट है एक्टिव फॉर्म की कंप्लायंस का, उन कंपनीज में एक्टिव फॉर्म को फाइल किया जाए। और जैसे ही सारी कंपनीज में जिन जिन कंपनीज में एक्टिव फॉर्म फाइल हो जाएगा, उन कंपनीज के डायरेक्टर्स के दिन को मार्क कर दिया जाएगा डायरेक्टर्स ऑफ एक्टिव कंप्लायंट कंपनी। सो ये था रूल 12B। मैंने यहां पर एक नोट दे दिया है आपके रेफरेंस के लिए। डिटेल्स ऑफ रूल 12A स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI में कवर नहीं है। इसकी अमेंडमेंट इन्होंने मई 20 की RTP में जरूर डाली थी, लेकिन नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट अपलोड की, उसमें ना तो इन्होंने रूल 12A को कवर किया, ना ही रूल 12B को कवर किया, और ना ही रूल 12A एंड 12B इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कवर है। सो जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ अमेंडमेंट्स शेयर की है, नंबर 1, रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो मिनिमम रेजिडेंसी का प्रोविजन है 182 डेज और मोर, वो अप्लाई नहीं होगा। मींस उसकी नॉन कंप्लायंस काउंट नहीं होगी। एक बात। नंबर 2, रूल नंबर 11 के अंदर DIR3 KYC के साथ साथ DIR3 KYC वेब फॉर्म को भी आपने मेंशन करना है डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन के रेफरेंस में। नंबर 3, रूल नंबर 12A वो आपको कवर अप करना है, रूल नंबर 12B वो आपको कवर अप करना है, और इसके अलावा कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019, इसको आप करना चाहे कर लेना, ना करना चाहे ना करें। ये मैंने आपको डाटा बैंक के वीडियो के अंदर
इसकी डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रखी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर चैप्टर नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी अमेंडमेंट्स की चर्चा